हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपने 1 से लेके 5 चैप्टर तक का आईईडी का रिवीजन कर लिया होगा अच्छे से। नाउ अब हम करने वाले हैं 5 से लेकर पूरा के पूरे 10 चैप्टर का रिवीजन। ठीक है, तो मतलब 6 से लेके 10 चैप्टर तक का रिवीजन पूरा का पूरा करेंगे। अभी सबसे पहला जो चैप्टर है वो है रूरल डेवलपमेंट। सो रूरल डेवलपमेंट का मतलब सिंपल सा है कि रूरल एरिया को डेवलप करना, बिकॉज कोर पॉपुलेशन, ज़्यादातर पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, तो उनको डेवलप करना है। तो क्या प्रोसेस है? लैंड रिफॉर्म्स, लैंड्स की रिगार्डिंग रूल, जो लैंड है उसके लिए रूल रेगुलेशन लाने पड़ेंगे। लैंड ओनरशिप के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज को रूरल एरिया में डेवलप करना पड़ेगा, यानी लोगों को एजुकेशन, हेल्थ देना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरिया का अच्छा नहीं है, लाइक प्रॉपर सड़कें नहीं है, बैंकिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। गरीबी हटाने के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम और लाने पड़ेंगे, और रोजगार का साधन देना पड़ेगा रूरल एरिया में, ताकि लोग अर्बन एरिया में क्लास माइग्रेट ना करें। इन सारे तरीके से क्लास हम रूरल एरिया को डेवलप कर सकते हैं। रूरल क्रेडिट, रूरल एरिया को डेवलप करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है क्लास? रूरल क्रेडिट। गांव के लोगों को, किसानों को उधार चाहिए होता है, मतलब उनको पैसे चाहिए होते हैं क्लास, क्योंकि उनके पास कोई सेविंग्स तो होती नहीं। तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सीड, फर्टिलाइजर, इसके लिए क्लास वो बैंकों से पैसा उधार लेते हैं, फिर फसल उगाने के बाद अच्छे से उसको बेच के बैंकों का पैसा लौटा देते हैं। तो उधार लेने के दो सोर्सेस है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस मतलब जो गवर्नमेंट अप्रूव सोर्सेस है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल जो कि ट्रेडिशनल सोर्सेस है। तो कौन कौन सी चीजें आती हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस के अंदर? सबसे पहला है क्लास मनी लेंडर, जो साहूकार होते हैं। अब इनसे पैसे लेने में प्रॉब्लम ये है, ये अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं और साथ में बहुत हाई रेट पे इंटरेस्ट देते हैं। रिलेटिव से क्लास आप ले सकते हो विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ट्रेडर और कमीशन एजेंट, ये भी क्लास क्या करते हैं, आपको फोर्स करते हैं कि अपनी फसल जो है इनको सस्ते दाम में आप बेच दो, बीच में लोग कमीशन चार्ज करते हैं। लैंडलॉर्ड से भी क्लास उधार लिया जा सकता है, सेम प्रोसेस है, बस ट्रेडर जो है, जो लैंडलॉर्ड है वो जमींदार है लेकिन पैसे होते हैं इसके पास, तो उधार दे देता है। और मनी लेंडर का काम ही क्या होता है क्लास? ये उधार देना होता है। ठीक है, इसका काम ये नहीं होता, बट ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है, यहाँ से लोगे तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्लास देना पड़ेगा, और साथ में आपके अकाउंट्स में गड़बड़ी और मैनिपुलेशन होगा। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर क्या क्या आता है? कोऑपरेटिव क्रेडिट, नाम ध्यान रखना कौन कौन सी चीजें आती हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक, ये बेसिकली क्लास लॉन्ग टर्म लोन देता है लैंड को डेवलप करने के लिए, परमानेंट इंप्रूवमेंट इन लैंड, परचेज ऑफ मशीनरी, उसके लिए। और एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो क्लास पैसे कलेक्ट करते हैं, सोसाइटीज बना के लोगों को हेल्प करते हैं। रीजनल रूरल बैंक, जहाँ पे कमर्शियल बैंक नहीं होते वहाँ पे रीजनल रूरल बैंक होते हैं। गवर्नमेंट तकावी लोन देता है क्लास, तकावी लोन, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्रॉक्सिमेटली 6% होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वहाँ के लोगों को। नाबार्ड एक एपेक्स बैंक है, ध्यान रखना क्लास, आमतौर पे नाबार्ड जो है क्लास एपेक्स बैंक है, कंट्रोलर है ये क्लास, पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का ध्यान रखता है, ये क्लास कंट्रोलर है। बाकी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें सेविंग्स को एज ए थ्रिफ्ट यूज किया जाता है, और इसमें महिलाएं पैसे जोड़ती हैं क्लास, और मेनली कंजप्शन पर्पस के लिए लोन दिया जाता है। ये क्लास माइक्रो फाइनेंस, ध्यान रखना ये वर्ड, माइक्रो फाइनेंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमेन एम्पावरमेंट और कंजप्शन पर्पस के लिए लोन दिया जाता है। रूरल क्रेडिट सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है क्लास? इनसफिशिएंट, जितने पैसों की जरूरत है क्लास उतना पैसा लोगों को मिलता नहीं, जो लोन वो लोग क्लास मांगते हैं सैंक्शन बहुत कम होता है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बहुत थोड़े से हैं, और जो पुअर फार्मर्स हैं क्लास उन पे कोई अटेंशन नहीं दिया जाता, जो गरीब फार्मर्स हैं। और ऐसा लगता है कि जानबूझकर पैसे नहीं लौटाते, बैंकों को लगता है किसान जानबूझकर पैसे नहीं लौटा रहा, तो ये बहुत ज़्यादा ओवरड्यू हो रहा है, मतलब लोन लौटा ही नहीं रहा किसान बिल्कुल भी, तो ओवरड्यू होता चला जा रहा है, अपनी किस्त नहीं भर रहा। तो ये कहीं ना कहीं एलिगेशन लगते हैं किसानों के ऊपर कि वो जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि सरकार से लोन को माफ करवा सके। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, ध्यान रखना लाइन ऐसी आ सकती है सेम टू सेम। द एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम रेफर्स टू सिस्टम थ्रू विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रीच टू आवर टेबल्स। इट द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी अक्रॉस द कंट्री। किसान जहां अनाज उगा रहा है वहां से हम तक पहुंच रहा है ना, उसके भी जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व है वो सबके सब मिला के कहा जाता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। किसानों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, सस्ते दाम पे उनका अनाज ले लेते हैं, क्योंकि मार्केट की इन्फॉर्मेशन किसानों के पास होती नहीं, ना ही किसानों के पास कोई स्टोरेज फैसिलिटी होती है। जिसको इंप्रूव करने के लिए सरकार ने क्या किया, मार्केट को रेगुलेट कर दिया। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक बंदा रहेगा मार्केट के अंदर, कमेटी के अंदर, एक रहेगा किसानों की तरफ से, एक रहेगा ट्रेडर की तरफ से, और तीनों मिलकर डिसीजन लेंगे कि आज के दिन हमारा अनाज किस भाव में जाएगा, या जो चीजें हैं वो किस भाव में बेची जाएंगी। रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बना दी जाएंगी ताकि गाँव के लोग मजबूर ना हो सस्ते में अनाज बेचने के लिए। कोऑपरेटिव मार्केटिंग एक ऐसा गैदरिंग जहां पे क्लास सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि भैया हमें काम क्या करना है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग के अंदर बेसिकली सब लोग बोलते हैं भैया हम सब अपना
अनाज इससे कम दाम में नहीं बेचेंगे। आप हम में से ग्रुप बना लेते हैं, पूरा कार्टेल बना लेते हैं अपना, और अमूल कोऑपरेटिव मार्केटिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है। डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर क्लास कुछ इंस्ट्रूमेंट से ध्यान रखना। सबसे पहला मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। किसानों से कहा जाता है कि आपको एमएसपी पे अनाज बेचना है, यानी कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है ना उससे भी ऊपर प्राइस पे किसान क्या करती है क्लास, अपना अनाज सरकार को देती है। यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 100 की चीज 150 में खरीदती है आपसे, ताकि आपको अच्छा फायदा हो और आप खेतीबाड़ी करो। आप खुद सोचो, किसान खेतीबाड़ी करना बंद कर देना तो हमें 1000-2000 रुपए किलो भी अनाज खरीदना पड़ेगा, और हम खरीदेंगे क्योंकि अनाज से ही पेट भरेगा, गाड़ी घर बंगले से पेट नहीं भरेगा। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। बफर स्टॉक को मेंटेन करना है, कहने का सिंपल सा मतलब है स्टॉक जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, वो किसानों से अनाज खरीद के स्टॉक मेंटेन करके रखती है कि कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम आई, वॉर सिचुएशन आया, तो वहाँ पे उस राशन का यूज़ करेंगे, या फिर आम जनता को राशन के तौर पे राशन बांटा जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसको बोलते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये तीनों है क्लास डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। किसानों को आजकल एक नया मौका और मिल गया है कमाने का, जहां पे क्लास बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल फूड कॉर्पोरेशन जो है वो किसानों को अनाज देती हैं, किसानों को क्लास फ्रूट वेजिटेबल उगाने के लिए क्लास पूरा साधन देती हैं, बीज वगैरह पूरा गाइडलाइन देती है, और क्लास किसान अपनी मट्टी में उगाते हैं, क्लास इनको बेचते हैं, इनसे काफी अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। और इवन क्लास अब किसान को अलाउ है कि डायरेक्टली क्लास कंज्यूमर को अनाज बेच सकते हैं। पहले भी सवाल पूछा गया था यहाँ से, तो अंडरलाइनिंग करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज चैनल्स, अपनी मंडी कहाँ पे है क्लास, पंजाब हरियाणा राजस्थान। हदासपुर मंडी है पुणे में। रिजू बाजार जो है क्लास वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट है आंध्र प्रदेश में। उजावर सैंडीज कहाँ पे, तमिलनाडु में। प्लीज ये नाम याद रखना क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपको पता है नेचुरल तरीके से खेतीबाड़ी करना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर का ना इस्तेमाल करके क्लास ग्रीन मैन्योर से नॉर्मल तरीके से खेतीबाड़ी करना। इससे सॉइल की हेल्थ अच्छी रहती है, और जो लॉन्ग टर्म में फूड सिक्योरिटी जो है वो बनी रहेगी। इसको बोलते हैं क्लास ऑर्गेनिक फार्मिंग। पेस्टिसाइड फ्री होता है तो ना मट्टी को कोई नुकसान होता है, ना इंसान को, ना वातावरण को, ना पानी को, किसी को कोई नुकसान नहीं होता। बेनिफिट क्या है क्लास ऑर्गेनिक फार्मिंग के, तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है क्लास, नेचुरल इन्वायरमेंट है। और दूसरा है क्लास ऑर्गेनिक फार्मिंग पेस्टिसाइड फ्री होता है तो हेल्दी रहता है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल रहता है। क्रॉप डाइवर्सिटी, आप एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड में मल्टीपल क्रॉप उगा सकते हो। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी क्लास, लोगों का हेल्थ बढ़ेगा क्योंकि फर्टिलाइजर केमिकल सिस्टम इनको जो यूज ही नहीं हो रहा कुछ भी। इकोसिस्टम जो है बेहतर होगा, कीड़े मकोड़े पंछी ये सब मर जाते हैं जब फसल पे बैठते हैं ना, जानवर कोई खाता है ना उस फसल को तो वही मर जाता है। तो यूजिंग फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होता है वो भी क्लास कहीं ना कहीं बचता है ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो। तो ऑलमोस्ट सारे फायदे ही हैं, लेकिन कुछ नुकसान है। लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, इतनी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं है इसके लिए। इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। आउटपुट बहुत लो है, और फूड की जो लाइफ है ना वो बहुत शॉर्ट है, क्योंकि देखो केमिकल वगैरह नहीं यूज़ किया जाता, फ्रूट्स के ऊपर वैक्सिंग वगैरह नहीं की जाती है क्लास, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, फूड जल्दी खराब हो जाते हैं। लेकिन आप देख चमकते हुए सेब कभी पेड़ पे नहीं लगते, आप देखना सेब की दुकान इतने चमकते हुए सेब होते हैं ना, बिल्कुल एकदम प्लास्टिक जैसा, वैक्सिंग की जाती है उसके ऊपर ताकि एनवायरनमेंट से वो लंबे समय तक प्रोटेक्ट रहे, खराब ना हो जल्दी। तो वो सब नहीं होता ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो फूड लाइफ क्या होती है, शॉर्टर होती है। ये डीमेरिट है। डाइवर्सिफिकेशन, खेतीबाड़ी के अलावा आप कुछ और काम करो, इससे फायदा क्या होगा, रिड्यूसिंग रिस्क की 4-5 पॉइंट दे देगा, बोलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पेपर तो लेंदी आ सकता है, क्योंकि देखो इंग्लिश का पेपर भी लेंदी आया, कॉपी भरने में टाइम चला गया, और आप लोग प्रोटेस्ट करा करो यार, आप लोग आवाज उठाया करो, बोला करो। देखो तुम सब लोग मिलके बोल सकते हो, मैं जानता हूँ वो लोग फायदा क्यों उठाते हैं। एनटीए के जो वहाँ पे थर्ड क्लास कर्मचारी बैठे रहते हैं क्लास सेंटर्स में, जिनकी कोई लेवल नहीं है जिनका, वो सोचते हैं यार कैमरे तो बाहर सबमिट करा दिए, हम अंदर जो कुछ करेंगे वो बच्चे क्या ही कर लेंगे, उसको रिकॉर्ड, सबूत क्या है, प्रूफ क्या है। और दूसरी चीज़ क्या है कि 45 मिनट का 1 घंटे का पेपर होता है, उसमें अगर आप ये लोग करोगे तो आपको डराएंगे भी, आप ही का टाइम खराब हो रहा है, हम तो पेपर इतनी देर में ले लेंगे। सो इसीलिए वैसा करते हैं। बट फिर भी अगर एक बच्चे ने मुझे बोला सर चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे आपस में और टाइम के लेट दिया, तो आप इसके लिए आवाज़ उठाओ कि भैया आप टाइम से हमें लेट दे। ऊपर जो अथॉरिटीज़ है सब लोग मिलकर जाके कंप्लेन करो, मतलब अगर आप 50-60 लोग इकट्ठा खड़े हो जाओगे तो क्या औकात है उनकी, मिलकर कंप्लेन करो ना, आवाज़ उठाओगे सर प्लीज़ ऐसा मत करिए सर, हमारी लाइफ का सवाल है। मतलब पोलाइट वे में, ये नहीं करो उनको मारपीट करो, पोलाइट वे में उनको बोलो। जब 50 लोग बोलेंगे ना मिलके सर हमारा करियर सर प्लीज इसे खराब मत करो, तो शायद कुछ उनके अंदर होश आए। समझ रहे बात, तो ऐसा चुप नहीं बैठा करो। बेनिफिट क्या है क्लास, रिड्यूसिंग रिस्क फैक्टर सच एज इंश्योर द फार्मर्स नॉट टू, देखो अगर वेदर कल को सपोर्ट नहीं करता तो आप बर्बाद ना हो जाओ, इसीलिए कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। पशुपालन कर लो, मछली पालन कर लो, हॉर्टिकल्चर का काम कर लो, या फिर डेयरी का काम कर लो, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करो।
और मल्टीपल क्रॉप हार्वेस्ट किया जा सकता है स्मॉल फील्ड ऑफ लैंड में। तो अगर आप डिफरेंट चीज़ें उगाते हो तो उससे क्लास आपकी इनकम ही कई गुना बढ़ेगी। और एग्रीकल्चर ऑलरेडी क्राउडेड है तो कुछ ना कुछ आपको अलग करना चाहिए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करोगे ना क्लास तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी और पेस्ट इंसिडेंट भी कम होंगे। तो क्या क्या आप कर सकते हो, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद अगला डेयरी, दूध जैसे गाय भैंस का दूध आप जो है बेच सकते हो। हॉर्टिकल्चर काम कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर बेसिकली एक तरीके का हो गया फ्रूट और वेजिटेबल का काम कर सकते हो। डेटा के लिए क्लास हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुछ इंसान होते हैं जो लोग गाँव में सारा डेटा कलेक्ट करते हैं ताकि सरकार को जब जरूरत हो तो वो डेटा सरकार ले सके और फूड इनसिक्योरिटी को खत्म कर सके। मछली पालन, आप देखो मछली पालन, देखो हॉर्टिकल्चर से काफी इनकम जनरेट होती है हाई फाई, लेकिन फिशरीज ऐसा ऑक्यूपेशन है जहाँ पे लाइफ का रिस्क है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इंडेटेडनेस है, कर्जा है इनके ऊपर, कम पढ़े लिखे होते हैं और बहुत खतरा लेते हैं जानकर, समंदर में नदियों में जाते हैं क्लास, कई बार सुनामी तूफान आता है वो लोग डूब जाते हैं। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्लास पोल्ट्री का शेयर सबसे ज़्यादा है क्लास, गाय भैंस ये सब इनको पालना, जो भी पशु होते हैं ना क्लास उनसे पालना, इनसे फूड रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है, कार्टेज रिक्वायरमेंट जाने आने का जो कार्टेज होता है वो भी पूरा होता है और क्लास एक एक्स्ट्रा इनकम भी इनसे जनरेट होती है। तो ये हो गए क्लास नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट। गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए, ध्यान, हनी और हॉर्टिकल्चर। गोल्डन रेवोल्यूशन हनी और हॉर्टिकल्चर। और जो येलो रेवोल्यूशन है वो सीसम सीड और मस्टर्ड सीड, जो एडिबल ऑयल होता है ना खाना पकाने के लिए जो ऑयल यूज किया जाता है उसके लिए है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना क्लास, वी आर इमर्जिंग एज ए लीडर प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो, बनाना, कोकोनट, कैश्यूनट, इन सब की लीडर प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। और मोर इन्वेस्टमेंट सरकार को ज़्यादा खर्चा करना चाहिए ताकि क्लास मैंगोज वगैरह इन सब के बहुत ज़्यादा हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ताकि हॉर्टिकल्चर और अच्छा हो और वुमेन लोगों को और एम्पावरमेंट मिले, ठीक है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। इंडिया कौन सा प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्लास पूरे वर्ल्ड में फ्रूट और वेजिटेबल का, ये ध्यान रखना। अब डेटा की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 6 में जो भी डेटा है उसको एक बार देख लेते हैं। पहला तो नेशनलाइजेशन तो हो ही गया था क्लास 1949 में 14 मेजर बैंकों का, लेकिन 6 मोर बैंक नेशनलाइज इन 1980, 6 और बड़े बैंकों का 1980 में नेशनलाइजेशन और राष्ट्रीयकरण हुआ। ऑपरेशन फ्लड को बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने शुरू किया था क्लास अंडर गाइडेंस ऑफ डॉक्टर वर्गीस क्रेन और ये 1970 में हुआ। कब हुआ, 1970। इंडिया क्लास पूरे वर्ल्ड में मिल्क प्रोड्यूसर बन गया, कहाँ पे हुआ, मिल्क का नंबर 1 प्रोड्यूसर बन गया, कहाँ पे, गुजरात में। लिज्जत पापड़ वाला केस भी कोऑपरेटिव का ही है, वो भी गुजरात का ही है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड 12 जुलाई 1982, ध्यान रखना। पीरियड ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन हनी बी और हॉर्टिकल्चर 91 टू, ये मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1991 टू 2003। संसद आदर्श ग्राम योजना, यह है क्लास 24 अक्टूबर 2014। तनवा, ध्यान रखना क्लास, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर 1980, फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। माइक्रो फाइनेंस वुमेन एम्पावरमेंट कंजम्पशन पर्पज, योगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। येलो रेवोल्यूशन मस्टर्ड सीड्स और सीसम सीड्स के लिए था, एडिबल ऑयल के लिए। लार्जेस्ट शेयर्स इन एनिमल हस्बेंड्री लाइव स्टॉक, उसको क्या बोलते हैं क्लास, पोल्ट्री। तो पोल्ट्री का लार्जेस्ट शेयर है एनिमल हस्बेंड्री में, मतलब जो पशु पालते हैं उसमें सबसे ज्यादा पालन जो होता है वो किसका होता है क्लास, पोल्ट्री का। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखना। नाउ क्लास एम्प्लॉयमेंट चैप्टर नंबर 7, इसमें भी बहुत ज़्यादा डेटा है तो ध्यान से अच्छे से क्लास समझना। एम्प्लॉयमेंट का मतलब जिनके पास काम मिल रहा है, लेबर फोर्स जिनके पास काम है दे आर कॉल्ड एम्प्लॉयड, जिनके पास काम नहीं है दे आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। बट इस चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या है, लेबर फोर्स अपॉन टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन इनटू 100। लेबर फोर्स किसको कहते हैं क्लास, लेबर फोर्स का मतलब क्या है, जिनके पास काम है और जो लोग काम ढूंढ रहे हैं और काम करने के लायक है। कुल मिला के क्लास लेबर फोर्स का मतलब वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक, उन सबको मिलाकर बोलते हैं लेबर फोर्स। फिर उसमें से जिनको काम मिल गया वो हो गया वर्क फोर्स, जिनको काम नहीं मिला दे आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयड पर प्लस वर्क फोर्स दोनों को मिलाएंगे तो क्या है क्लास, लेबर फोर्स। और लेबर सप्लाई किसे कहते हैं क्लास, लेबर सप्लाई मतलब कितने घंटे लेबर काम करने के लिए क्लास अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड लेबर सप्लाई। वर्क फोर्स मतलब कितनों के पास काम है पर्टिकुलर टाइम पे, दे आर एक्चुअली एम्प्लॉयड, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फोर्स। तो वर्क फोर्स कैसे निकलेगा, लेबर फोर्स में से नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड हटा दो, वर्क फोर्स मिल जाएगा। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का फॉर्मूला है वर्कर अपॉन पॉपुलेशन, ध्यान रखना, वर्कर अपॉन पॉपुलेशन, कितने वर्कर हैं अपॉन वर्किंग एज के पॉपुलेशन। तो ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है और जो ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है ना, ये जितना ज्यादा होगा ना उतना अच्छा है। मतलब जितना ज्यादा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होगा, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो होगा, उतना हमारे लिए बेहतर है। इसका मतलब ज्यादा लोग काम करने के लिए अवेलेबल है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड पर 1000 पर्सन, हर 1000 पर्सन में कितने लोगों के पास काम है, दैट इज कॉल्ड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो।
वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें क्लास, डेटा आपको एनालाइज करने के लिए आ सकता है कि उससे कुछ एमसीक्यू आए, बहुत ज़्यादा डेटा पूछेगा नहीं, जो पूछेगा बता दूंगा मैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 52.1 है, वुमेन का 16.5, टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 34.7। रूरल एरिया में जो मेन का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 51.7, वुमेन कम है, यानी कि मेल ज़्यादा काम करते हैं। अर्बन एरिया में भी मेल का 53 है, फीमेल का 14, और ओवरऑल अर्बन एरिया का जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है 33.9 है, और रूरल एरिया का जाता है। रूरल एरिया में ज़्यादा लोग काम करते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ, तो ये क्या हो गया 35, अर्बन एरिया में 33.9। एम्प्लॉयमेंट, जिनके पास काम है करने के लिए। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कितने, 52.2%। रेगुलर वर्कर, जिनकी परमानेंट एम्प्लॉयज, परमानेंट सैलरी है क्लास, दे आर परमानेंट एम्प्लॉयज, उनकी जॉब सिक्योरिटी है, उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, दे कैन फॉर्म ट्रेड यूनियन, वो है कितने क्लास 22.8। सोशल असिस्टेंस सरकार देती है इनको, है ना, पेंशन पीएफ ये सब कटता है। और जो कैजुअल वर्कर है, जिनको जब चाहे कंपनी निकाल देती है, दे आर 25%। तो सबसे ज़्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, फिर कैजुअल, फिर रेगुलर, ये डेटा याद रखना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर वर्कर, देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो जो वो इंसान है जो अपना खुद की रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, दे आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, खुद का यूज़ कर रहा है, सारी चीज़ें खुद लगा रहा है, किसी के अंडर काम कर रहा है, तो वो हो गया वेज एम्प्लॉयमेंट। मैं अपना एक स्कूल खोल लूँ तो मैं हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड, लेकिन मैं किसी के अंडर में, किसी के स्कूल में जाके काम करूं तो वेज एम्प्लॉयड या हायर्ड वर्कर्स। अब ये हायर्ड वर्कर्स दो तरीके होते हैं, रेगुलर और कैजुअल। रेगुलर वर्कर, जिनको जॉब सिक्योरिटी रहती है, जिनको कंपनी विदाउट इंटीमेशन निकाल नहीं सकती, बिना इंटीमेट किए निकाल नहीं सकती, और इनको ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, ये इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये कैजुअल वर्कर है, जब मर्जी तब क्लास कंपनी इनको निकाल देगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर, अगर मैं मेल वर्कर की बात करता हूं तो 52% मेल वर्कर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, और फीमेल वर्कर भी 52% सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो मेल और फीमेल वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड में परसेंटेज बिल्कुल सेम है। 24% जो मेल वर्कर है वो रेगुलर है, 24% मेल वर्कर जो है वो कैजुअल है। लेकिन यहाँ पे रेगुलर थोड़े से कम है, महिलाओं को रेगुलर जॉब ज़्यादा मिलती नहीं है क्योंकि वो शादी का जॉब छोड़ देती है, सोसाइटी की सोच ऐसी है, उनसे लॉन्ग आवर में काम नहीं कराया जा सकता, और एजुकेशन लेवल, हायर एजुकेशन लेवल भी उनका कम होता है। मतलब नॉट ऑलवेज ट्रू, बट लेकिन हाँ, ये सोसाइटी की मेंटलिटी है। और जो 27% है वो है क्लास कैजुअल। कैजुअल वर्कर महिलाएं ज़्यादा होती हैं एज कंपेयर टू मेल। रीजन की बात करें तो अर्बन वर्कर में सेल्फ एम्प्लॉयड 38% है, जबकि रूरल में 58। तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो हैं वो रूरल एरिया में ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू अर्बन। कैजुअल वर्कर क्लास 15% है, 15% है अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया में कैजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा है। रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय क्लास अर्बन में सबसे ज़्यादा है, और रूरल एरिया में ये सबसे ही ज़्यादा कम है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट सेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 45% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, सेकेंडरी में 24%, टर्चरी में 31% लोग काम करते हैं। अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो अलग अलग सेक्टर में बटे हुए हैं इस तरीके से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर डिफरेंट सेक्टर्स, रूरल एम्प्लॉयमेंट, प्राइमरी सेक्टर, देखो गांवों में ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे आ सकते थे ना। प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, लगभग 60%। उससे कम क्लास सेकेंडरी सेक्टर के अंदर करते हैं, और उससे कम क्लास टर्चरी सेक्टर के अंदर करते हैं। लेकिन ये रूरल एम्प्लॉयमेंट है। अर्बन एरिया में बिल्कुल उल्टा है, टर्चरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, टर्चरी सेक्टर के अंदर लगभग 59%, सेकेंडरी में क्लास उससे कम, और प्राइमरी में सबसे कम। तो अर्बन एरिया में प्राइमरी में सबसे कम, और रूरल एरिया में प्राइमरी में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेल और फीमेल की बात करें तो मेल वर्कर्स टर्चरी सेक्टर में, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, 41% लोग जो है वो खेतीबाड़ी करते हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है। 57% खेती बाड़ी करने में फीमेल की तादाद ज़्यादा है मेल से, नंबर भले ही ना पता हो बट कम ज़्यादा का आपको पता होना चाहिए। सेकेंडरी सेक्टर की बात करूँ, 27% मेल वर्कर सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं, फिजिकल वर्क होता है, ज़्यादा लोग काम करते हैं। फीमेल में क्लास ये 18% ही है। और दूसरा है क्लास टर्चरी सेक्टर में मेल वर्कर 33%, और फीमेल वर्कर कितने हैं क्लास 25%। तो फीमेल वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा काम किस में करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या, मशीन्स आके इंसानों को रिप्लेस कर रहे हैं, यानी जीडीपी तो ग्रो हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन प्रोडक्शन इंसान नहीं कर रहे, कौन कर रहा है, मशीन। कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बहुत अच्छे से समझना। धीरे धीरे सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड लोग जो होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज की तादाद कम हो रही है, और कैजुअल वर्कर की तादाद बढ़ती चली जा रही है। दिस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अच्छा, अगला इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है, धीरे धीरे लोग फॉर्मल सेक्टर्स में कम जा रहे हैं और इनफॉर्मल सेक्टर में तादाद बढ़ती चली जा रही है। फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पे 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, या गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है।
इनफॉर्मल सेक्टर जहाँ 10 से कम लोग काम करते हैं प्राइवेट कंपनी में, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। यहाँ जो लोग काम करते हैं, जॉब सिक्योरिटी होती है क्लास, उनकी अच्छी सैलरी मिलती है, एम्प्लॉयज़ परमानेंट बन जाते हैं आगे चल के, और कंपनी ऐसे बिना मतलब निकालती नहीं है, बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देती है, ट्रेड यूनियन ये लोग फॉर्म करते हैं। बट इनफॉर्मल सेक्टर में क्लास कोई भी क्लास बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, जब मर्जी आपको निकाल देंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसी जगह इनफॉर्मल सेक्टर में लोग जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और फॉर्मल सेक्टर में कम होते चले जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। रूरल एरिया में बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट के केस आते हैं, लाइक ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज, इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अगर एक इंसान काम छोड़ के चला भी जाए ना तो टोटल आउटपुट घटेगा नहीं, बिकॉज वो फालतू ही काम कर रहा है, बस ड्रामा ही कर रहा है वो दिखाने के लिए। अर्बन एरिया में इंडस्ट्रीज में काम नहीं है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे लोग हैं, स्टिल जॉब नहीं मिल रही, और टेक्नोलॉजी के आने से लोग जो है जॉब हो जा रहे हैं, जॉब उनकी छूट जा रही है। दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमी ही ग्रो नहीं करेगा तो सीधी सी बात है, अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगा तो आप कैसे ग्रो करोगे? अगर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं रहेगी, अगर आज इंटरनेट फैसिलिटी मेरी एरिया में नहीं होता तो मैं पढ़ाता कैसे आपको? अगला है क्लास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जॉब ही नहीं दे पा रही, जितने जॉब दे रही है जनता और बढ़ते चले जा रहे हैं। ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। एग्रीकल्चर हमारा इतना स्ट्रांग नहीं है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत कमी है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो क्लास आज ही का एग्जाम जो आपने दिया है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्लास सीयूईटी का। ना कुछ टीचर के फैसिलिटी, ना कुछ, पहले गलत पेपर बांट दिए फिर सही, मतलब इतना बोलने को है, मैं क्या बोलूँ। मैं मजबूर इसलिए हूँ क्योंकि मुझे अपनी इको की तैयारी करानी है। मैं आपको किसी कैंपेन में धकेलना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता आप किसी और जगह जाके आप ट्वीट करो, टाइम वहाँ पे खराब करो। मैं चाहता हूँ आप अगला पेपर एटलीस्ट अच्छे से दे दो, जो हो गया वो हो गया, अगला पेपर आप अच्छे से दो, बाकी सारी चीज़ों से दिमाग निकाल दो। आई नो गलत हुआ, बुरा हुआ, एजुकेशन सिस्टम में कमी है, बहुत बड़ी कमी जो इसमें दिखा है क्लास। ऑफलाइन से बेहतर ऑनलाइन था, बहुत ही बुरा है। 30-30 मिनट ही मिले हैं पेपर करने के लिए, बार बार 5-5 मिनट में टीचर आके उंगलबाजी कर रहे हैं, बहुत बुरा हो रहा है। क्लास बदतमीजी से पेश आ रहे हैं बच्चों के साथ, पता नहीं क्या क्या चल रहा है क्लास में, कह नहीं सकता। बच्चे इतना रो रहे, इतना परेशान है कि मतलब हमें भी अंदर से मतलब क्या ही बताऊं। तो ये प्रॉब्लम्स है। जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम मतलब फैमिली का एक बंदा काम कर रहा है और सब लोग खा रहे हैं उसको। लेस सेविंग्स, लेस इन्वेस्टमेंट, इनकम कम है तो लोग बचाते कम है, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कम होती है तो और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आता है। इन्वेस्टमेंट होगा तभी इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। रेमेडियल मेजर क्या है क्लास? इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लेके आए, एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए। एक्सपेंशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सिस्टम को और बेहतर किया जाए, जहाँ पे क्लास ये लोग डेटा कलेक्ट करते हैं ना, बीएसटी में पढ़ा है आपने, और जॉब लगवाते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनकी हेल्प की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया जाए। ये सारी चीज़ें क्लास अगर हम करेंगे तो बेरोजगारी कहीं ना कहीं खत्म होगी। नेक्स्ट है क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं इसके डेटा की बात करूँ ना 7 चैप्टर की, तो जो डेटा मैंने इसके अंदर कराया दैट इज मोर देन इनफ। इतना ही डेटा है जो इसके अंदर हमने करा, अलग से कोई डेटा नहीं करना। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर जो है ना, पहले ये टॉपिक जो था वो डिलीटेड था, मतलब ये जो पहले टॉपिक था वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था पहले, लेकिन अब क्लास जो है वो सिलेबस का पार्ट है ये, ठीक है। यानी कि अब क्लास आपको करना है, सीयूईटी में क्लासेस सिलेबस का पार्ट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली ये सिलेबस है, देखो सीयूईटी का, यहाँ पे मीनिंग, टाइप्स, केस स्टडीज जो है वो हेल्थ, प्रॉब्लम, पॉलिसीज एंड क्रिएट, तो हेल्थ ही है, बस ओनली हेल्थ ही पढ़ना है हमें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है क्लास? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सीवेज, वाटर, हेल्थ, इलेक्ट्रिक सिस्टम आर द एग्जाम्पल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। दी सिस्टम टेंड टू बी हाई कॉस्ट, बहुत खर्चा आता है इसके अंदर, लेकिन इकोनॉमी को चलाने के लिए, इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। अलग अलग कंट्रीज का है, इंडिया का भी है, तो ये क्लास डिफरेंट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करता है, चाहे बैंकिंग सिस्टम, मेट्रो, रेलवे, हाइपरलूप ट्रेन, मेडिकल फैसिलिटी, लेजर ऑपरेशन क्लास, साइंटिफिक तरीके से देखो क्लास कैसे छिड़काव किया जा रहा है क्लास केमिकल का, ई कॉमर्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग, अमेजन, फ्लिपकार्ट की अगर हम बात करें। इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है क्लास? वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करता है, इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है। सड़क बनाना, हाईवे, रेल रोड, एयरपोर्ट, सीपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारा का सारा क्या है क्लास? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे क्लास हम इकोनॉमी को डेवलप करते हैं, जिसके बिना हम इकोनॉमी को डेवलप कर ही नहीं सकते, वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और इससे अर्निंग आती है सरकार के पास। अगला है क्लास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर आता है सोशल आउटलुक चेंज करने की बात करते हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, हाउस, सैनिटेशन, यूनिवर्सिटी, नर्सिंग होम, ये सारी चीज़ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपके अंदर टैलेंट, स्किल्स, वो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। इससे ह्यूमन
आपकी स्किल्स डेवलप होती है क्लास, हेल्दी रहेगा ह्यूमन बीइंग, एफिशिएंट रहेगा, तो सीधी सी बात है इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करेगा। दोनों ही जरूरी है, बोथ आर सप्लीमेंट्री, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट क्या होगा? स्मूथ तरीके से इकोनॉमी चलेगी, एग्रीकल्चर भी डेवलप होगा। एग्रीकल्चर में दिखाया क्लास मैंने आपको किस तरीके से अगर आप एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करोगे तो एग्रीकल्चर भी ग्रो करेगा। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज कारखाने बनेंगे, अलग अलग कारखाने बनेंगे, लोगों को जॉब मिलेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंस द साइज ऑफ मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट की साइज बढ़ाएगा, लाइक मार्केट की कनेक्टिविटी, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन है तभी तो दुकानदार ऑफलाइन ही बेच रहा है, ऑनलाइन भी बेच रहा है। आप जाते हो रेस्टोरेंट में खाने के लिए, जोमेटो वाले, स्विगी वाले खड़े रहते हैं वहाँ पे, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही बेनिफिट है कि मार्केट बढ़ रहा है और रोजगार ही मिल रहा है क्लास। ऑनलाइन है तभी तो जोमेटो में हजारों लोग काम कर रहे हैं एक जगह पे, लाखों लोग काम कर रहे हैं अलग अलग जगह पे क्लास, ऑनलाइन अमेजन के थ्रू। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास बीपीओ या नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को भी प्रमोट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। अगर आपकी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है तो बाहर से लोग आएंगे, आपके यहाँ कारखाना खोलेंगे, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके, हेल्थ की बात करें, हेल्थ केयर में डिफाइन एज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड एज अ रिसोर्स ऑफ लिविंग अ फुलफिल लाइफ। इन 1948 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड द हेल्थ विद अ फ्रेज दैट इज स्टिल यूज्ड टुडे। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, बीइंग नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। अगर आप बीमार नहीं हो इसका ये मतलब नहीं कि आप हेल्दी हो। हेल्दी कब होगे? जब बीमार पड़ोगे और आपकी बॉडी उसको रिकवर कर देगी। Important points of health, it refers to not only the absence of disease but ability to recover। आपकी बॉडी में एबिलिटी होनी चाहिए ताकि बीमारियों से आप उभर सको। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुड हेल्थ के अंदर जेनेटिक्स है, एनवायरनमेंट है, रिलेशनशिप है और एजुकेशन है। पर्सन्स एबिलिटी टू वर्क डिपेंड अपॉन लार्ज ऑन हिज हेल्थ। आप कितना काम करोगे ना, ये हेल्थ पे डिपेंड करता है। मेरी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही अभी भी, बट पहले बहुत ज़्यादा खराब थी तो मैं वीडियोस रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा था बिल्कुल भी, खड़े होने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। कई कई इंजेक्शन, दवाइयाँ, ये सब चल रही थी। और क्लास हेल्थफुल डाइट, एक अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, स्क्रीनिंग फॉर डिजीज और ये सब से क्लास आप अपने हेल्थ को बेहतर बना सकते हो। गुड हेल्थ आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाता है, तो आपने देखा होगा कि जो हेल्दी रहते हैं ना क्लास, उनकी मेंटल एबिलिटी भी अच्छी रहती है क्लास, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी आप तभी जी पाओगे जब क्लास आप हेल्दी रहोगे। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद देखा गया है कि जो जनरल सर्विसेज, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, वो धीरे धीरे क्लास अर्बन एरिया, रूरल एरिया में फैलता चला जा रहा है। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर आता है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर services, family welfare services, specialized healthcare services are provided through hospital in urban area. Number of hospital, dispensaries, medical colleges, number of doctors, ये सब बढ़ते चले जा रहे हैं। और कम्युनिकेबल डिजीज जो है ना क्लास, उस पर भी कंट्रोल हो रहा है आज़ादी के बाद से। तो कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर जैसे क्लास मलेरिया, टीवी, एड्स, ऐसी बीमारियों पे क्लास कंट्रोल हो रहा है। पोलियो पल्स प्रोग्राम, पीपीपी, ट्रिपल पी प्रोग्राम भी सरकार ने लॉन्च किया, जहां पे क्लास 5 साल के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी आप सबने, मैंने, हम सब ने पी है। डिक्लाइन इन डेथ रेट, डेथ रेट में डिक्लाइन देखा गया। रिडक्शन इन इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, 1 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, उसमें भी उनके नंबर में काफ़ी कम पाया गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली, और फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमेशा ज़्यादा होती है, महिलाएं ज़्यादा जीती हैं क्लास, सैनिटेशन, स्वच्छता की वजह से क्लास महिलाएं जो है क्लास वो ज़्यादा जीती हैं। मेडिकल टूरिज्म, जब बाहर से लोग इंडिया में आते हैं इलाज कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म। इंडिया क्लास टॉप डेस्टिनेशन में आता है क्लास थाईलैंड और सिंगापुर के बाद, और अराउंड 60% ऑफ एशियन रेवेन्यू जो है वो 2012 में आया गया था। तो मेडिकल टूरिज्म का मतलब सिंपली बाहर से लोग लिवर ट्रांसप्लांट, सर्जरी, डेंटल इश्यूज, कॉस्मेटिक केयर के लिए बाहर से इंडिया में आते हैं। तो इस सेक्टर में काफ़ी पोटेंशियल है, सरकार काम करे तो इसमें अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। 3 टियर सिस्टम ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप बीमार पड़ते हो तो सबसे पहले आप जो डॉक्टर के पास जाते हो वो आपको टीका वगैरह, पहले टीका लगाते हैं क्लास, बेसिक सैनिटेशन करते हैं, मदर की, बच्चे की केयर करते हैं क्लास, है ना, वो सारी चीज़ें प्राइमरी हेल्थ केयर में आ गया। फिर आप जब बीमार पड़ जाते हो ना क्लास, तो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, जो स्पेशलिस्ट है या जो क्लास अपने काम में एक्सपर्ट है, एमबीबीएस वगैरह है, जिनके पास इक्विपमेंट रहती है क्लास, जिन हॉस्पिटल में आप वहाँ जाते हो, वो हो गया क्लास बिग बिग टाउन, बड़े बड़े टाउन में होते हैं वो सेकेंडरी हेल्थ केयर। फिर लास्ट है टर्चरी हेल्थ केयर, जब आप एम्स में जाते हो, हॉस्पिटल विच हैव एडवांस लेवल इक्विपमेंट, मेडिसिन एंड अंडर टेक ऑल दी कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स विच कुड नॉट बी मैनेज बाय द सेकेंडरी। जो ये मैनेज नहीं कर पाते फिर वो क्या करते हैं क्लास, एम्स को रेफर करते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी, ये है क्लास एम्स। दिल्ली में आपने देखा हो सफदरजंग एम्स। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, it is well known fact that traditional system of medicine always play important role in meeting the global healthcare need। हॉस्पिटल की हालत हमारी कंट्री में बहुत खराब है,
डॉक्टर्स की तादाद कम है, हॉस्पिटल में डॉक्टर टाइम पे नहीं आते, बिना मतलब की दवाई, बिना मतलब के टेस्ट, और क्लास मरने के बाद भी पेशेंट से पैसा ले लेते हैं, और बिल्कुल पूरा कमर्शलाइज हो रखा है। तो उस सिचुएशन में जो ISM है वो काफ़ी हेल्प करता है, लोग बढ़ जाते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर आयुष आता है। आयुष की फुल फॉर्म सारे बच्चे कमेंट में लिखना, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी, बस फुल फॉर्म जानना है, नॉट मोर देन दैट। 8 लाख रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं इंडिया के अंदर, और बहुत सारा पोटेंशियल है क्लास, इससे बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं वो क्लास ठीक हो जाती हैं। तो नेचुरल तरीके से, होम्योपैथिक तरीके से ना बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज संभव है। तो आयुष इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर आता है, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4095 ISM हॉस्पिटल हैं, 27,991 डिस्पेंसरीज हैं। कई बार आपने छोटी छोटी गोली खाई होगी ना क्लास, है ना, वही सब। और द फॉलोइंग डेफिशिएंसी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमियां हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, रूरल एरिया में हॉस्पिटल्स कम है, डिस्पेंसरीज कम है, अर्बन एरिया में हॉस्पिटल डिस्पेंसरी जो है वो बहुत ज़्यादा है। कम्युनिकेबल डिजीजेस पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए क्लास, अभी भी कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, लाइक एड्स हो गया, HIV हो गया, सार्स हो गया, है ना, यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये धीरे धीरे क्लास इंडिया में है, ऐसा नहीं कि पूरी खत्म हो गया, पूरी तरीके से कंट्रोल अभी नहीं हुआ है। पुअर मैनेजमेंट, ऑब्वियसली हॉस्पिटल के अंदर मैनेजमेंट आप देखते ही हो, जो टाइम देते हैं 2 घंटा लेट आते हैं क्लास, सही से देखते भी नहीं है, बिना मतलब की दवाई टेस्ट लिखते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं है, बीमारी कोई और है, बिल बनाने के लिए एडमिट करके कुछ और कर देते हैं। वो जानते हैं 4 दिन एडमिट करना है, 5 दिन करना ही है एडमिट एट एनी कॉस्ट। पुअर सैनिटेशन लेवल है क्लास, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हॉस्पिटल्स का, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी हैं वही सारा फायदा उठा रहे हैं क्लास, लूट रहे हैं कि बेचारा मजबूर है पेशेंट, वो क्या करे, तो उसको लूटने काम चालू कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्लास एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहली बात, एनवायरनमेंट क्या है क्लास, वो सारा सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल कॉम्पोनेंट जो हमारे आसपास है, 3 कॉम्पोनेंट से मिलकर बनता है एनवायरनमेंट, बायोटिक कॉम्पोनेंट, अबायोटिक कॉम्पोनेंट और एनर्जी। अगर मैं बात करूं क्लास फंक्शंस ऑफ बायोटिक, समझते हो ना, बायोटिक मतलब लिविंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी, जियोकेमिकल एनर्जी, है ना, बहुत सारे अलग अलग क्लास एनर्जी है। फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट हमें रिसोर्सेज देता है प्रोडक्शन के लिए, जितने भी फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेस, कोई भी चीज प्रोड्यूस हो रहा है फैक्ट्री में, आप इमेजिन कर लो उसको रिसोर्सेस इन्वायरमेंट ही दे रहा है, चाहे लकड़ी हो, चाहे पानी हो, चाहे सॉइल हो। इन्वायरमेंट वेस्ट संभाल लेता है, इन्वायरमेंट के अंदर एक कैपेसिटी है, एक फंक्शन है जो वेस्ट को अपने अंदर संभाल लेता है। आप डेली कंजप्शन होता है, कितना कंजप्शन होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, कितना क्लास प्रोडक्शन होता है, उससे कितना वेस्ट जनरेट होता है, वो इन्वायरमेंट अपने अंदर संभाल लेता है सारा वेस्ट। इन्वायरमेंट है तो लाइफ है, बिना इन्वायरमेंट के लाइफ नहीं है। हम सब तभी जीवित हैं जब हवा, पानी और धूप है, तभी हम जिंदा। हवा ना मिले, पानी ना मिले, धूप ना मिले ना, तो हम रह भी नहीं सकते, और इवन ट्रीज प्लांट। इन्वायरमेंट इनहैंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ब्यूटी ऑफ नेचर आप इंजॉय करते हो क्लास, सी बीचेस पे जाते हो, माउंटेन्स पे जाते हो, डिजर्ट पे जाते हो क्लास, अलग अलग जगह जाते हो, तो आप इंजॉय करते हो नेचर को, तो उससे क्लास क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या होता है, इनहैंस होता है। अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होती है, अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मींस द एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू अब्जॉर्ब डिग्रेडेशन, एनवायरनमेंट की जो एबिलिटी है डिग्रेडेशन अब्जॉर्ब करने की, दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। मेनी रिसोर्सेज हैव बिकम एक्सटिंक्ट एंड वेस्ट जनरेटेड आर बियॉन्ड द अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। यानी कि अगर आपने क्लास बहुत ज़्यादा मतलब कि रिसोर्सेज को वेस्ट इतना जनरेट किया कि वो एब्जॉर्ब ही ना कर पाए, तो अपनी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी खो देगा इन्वायरमेंट, ठीक है। और बहुत सारे जो रिसोर्सेस हैं वो एक्सटेंट हो गए, और जो वेस्ट जनरेट हो रहा है ना इकोनॉमी के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना वेस्ट आप जनरेट कर रहे हो ना कि इकोनॉमी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, मतलब हमारा वर्ल्ड उसे, हमारा जो अर्थ है उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि इन्वायरमेंट है ये कितना क्लास पॉपुलेशन का प्रेशर कैरी कर सकता है। कैरिंग कैपेसिटी इंडिकेट द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच इकोसिस्टम कैन सपोर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन। दिस इंप्लाइज दैट रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन इज नॉट अबव द रिसोर्सेज जनरेशन। आप रिसोर्सेज इतना मत मतलब एक्सट्रैक्ट करो, पेड़ इतने मत काटो कि नए पेड़ जन्म ही ना ले पाए, है ना, ग्रो ही ना कर पाए। एंड द वेस्टेज जनरेशन आर विद इन द assimilating कैपेसिटी ऑफ environment. When this is not so, the environment fails to perform the third and vital function of sustain life. तो ध्यान रखना क्लास, कैरिंग कैपेसिटी मतलब कितना बोझ धरती जो है वो सह पाएगा। 2 बेसिक प्रॉब्लम होता है क्लास, पॉल्यूशन और एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, इन तीनों के बारे में ना ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा डीपली क्लास सीयूईटी में तो इससे नहीं आता है। अगर मैं एयर पॉल्यूशन की बात करूं क्लास, तो होता क्या है, मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड गैसेस इन द एयर। एयर पॉल्यूशन के कारण क्या क्या है क्लास, एमिशन ऑफ गैसेस बाय मोटर व्हीकल, गाड़ियों से जो क्लास धुआं निकलता है, स्मोक इंडस्ट्री से जो क्लास उनकी चिमनी से जो धुआं निकलता है क्लास कारखाने में, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जो क्लास पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन क्लास घर की चीज़ों से भी होता है क्लास, माइनिंग से भी होता है,
होता है एयर पॉल्यूशन, जो खनन किया जाता है ना, माइनिंग, चाहे वो रेत निकाल रहे हो या किसी और चीज़ नीचे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो किसी भी चीज़ से, और जो क्लास घर के चीज़ें होती हैं क्लास, ये सारी चीज़ें क्लीनिंग सब्सटेंसेस या फिर पेंट वगैरह, इससे भी जो स्मेल आती है ना, उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। और एयर पॉल्यूशन बहुत सीरियस है। अस्थमा, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, निमोनिया, कैंसर जैसी बीमारियां इससे होती हैं। एयर पॉल्यूशन से बचने का तरीका क्या है क्लास? सबसे पहले लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें, क्लीनर फ्यूल का यूज़ करें, व्हीकल में लाइक इलेक्ट्रिक कार, सीएनजी कार यूज़ करें, पेट्रोल डीजल ना यूज़ करें, स्विच ऑफ फैन और लाइट को क्लास बंद कर दे जब वो से यूज़ ना कर रहे हो तो, क्लीन एनर्जी का यूज़ करें लाइक सोलर एनर्जी, क्लीनर फ्यूल लाइक एलपीजी वगैरह यूज़ करें क्लास खाना पकाने के लिए। वाटर पॉल्यूशन, पानी में जितना भी क्लास वेस्ट हम लोग बहा देते हैं, घर की नालियों से लेकर क्लास फैक्ट्री के कूड़ा कबाड़ा, फैक्ट्री के गैसेस वगैरह या केमिकल वगैरह जो सब पानी में जाता है, उससे क्लास वाटर पॉल्यूशन होता है। डोमेस्टिक सीवरेज, हमारे घर के नालों से जो क्लास गंदगी जाती है नदियों में, और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो रिवर्स में बहा दिया जाता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो क्लास फसल जब धोते हैं तब क्लास चला जाता है वो, और फार्मर जब सब्जियां धोता है क्लास, वही सारी सब्जियों पे केमिकल लगी हुई हैं, तो भी वाटर पॉल्यूशन होता है। नॉइज पॉल्यूशन क्लास, जो भी पॉल्यूशन एनवायरमेंटल नॉइज है, चाहे वो क्लास इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन होता है, गाड़ियों के इंजन में जो आवाज़ आ रही होती है उससे लेकर, लाउड स्पीकर से लेकर डिफरेंट काइंड ऑफ हॉर्न जो गाड़ियों में लगे रहते हैं, उन सबसे क्लास क्या होता है? नॉइज पॉल्यूशन। इससे क्लास इरिटेशन, हाइपरटेंशन, हियर लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस वगैरह होता है। बाकी वाटर पॉल्यूशन से हेपेटाइटिस, टाइफाइड, डायरिया, कॉलेरा, रोटा वायरस, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिफॉरेस्टेशन, जंगल को काटना, जंगल काट के वहाँ पे कुछ और बना देना। लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल का जो अपर लेयर है वो क्लास धुल जाता है, या फिर तेज हवा चलने से क्लास वो ऊपर का जो लेयर होता है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्लास प्लांट के लिए, वो सब धुल जाता है। किसी एक प्रजाति का विलुप्त हो जाना, बायोडाइवर्सिटी लॉस, और ओजोन लेयर का डिप्लेशन ड्यू टू कूलिंग सब्सटेंसेस, जहाँ पे ओजोन होल हो जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, वो ओजोन डिप्लेशन है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला पॉइंट जो है उसे आप ध्यान रखना। ग्लोबल वार्मिंग एक क्लास ग्लोबल प्रॉब्लम है, जहाँ पे हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, वो हर साल धीरे धीरे क्या हो रहा है क्लास? बढ़ता चला जा रहा है, गर्मी हो रही है। ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो कौन कौन से हैं? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, और जो मेन सोर्सेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से, या फिर जो बिजली बनाने की प्रक्रिया में जो कार्बन रिलीज होता है, उन सब की वजह से क्लास ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मीथेन जो है वो पावरफुल होता है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से। हर साल 0.2 डिग्री सेल्सियस से जो तापमान है हर 10 साल में बढ़ता चला जा रहा है। 1950 से अब तक हॉट डेज बढ़ते चले जा रहे हैं और क्लास कूल डेज और नाइट कम होते चले जा रहे हैं। ओके, तो ये है क्लास ग्लोबल वार्मिंग। अगला है क्लास कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाएगा। इंक्रीज इन सी लेवल बढ़ता चला जाएगा बिकॉज ग्लेशियर पिघलेगा, रेनफॉल का पैटर्न चेंज होगा, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी सच एज फ्लड, हीट वेव, फेमाइन, ग्लेशियर पिघलेंगे, लॉस बाय ब्यूटी ऑफ नेचर, वेरियस नई नई बीमारियां क्लास इमर्ज होंगी। और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्लास मच्छरों को भी पनपता है, गर्मी रहती है ना, उमस रहती है, तो गर्मी में देखना मच्छर बहुत आते हैं, और मरीन लाइफ भी ग्लोबल वार्मिंग से इम्पैक्ट होगा। उत्तराखंड में पेड़ों को काटने के लिए जब लोग आते थे तो लोग पेड़ों पे चिपक जाते थे, तो उसको एक मूवमेंट चलाया, आंदोलन चलाया कि हम लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, हम पेड़ों को चिपक जाएंगे पेड़ों को, तो उसको बोलते हैं क्लास चिपको मूवमेंट। फर्स्ट चिपको मूवमेंट आपको देखने को मिला मंडल, इन विलेज ऑफ मंडल, अलकनंदा वैली, उत्तराखंड में 1973 में। और इसके जो इन्होंने क्लास जिन्होंने इन्वेंट किया था इसको, वो थे क्लास फादर ऑफ चिपको मूवमेंट, कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सेम टू सेम कर्नाटका में भी क्लास 8 सितंबर 1983 में 160 मैन एंड वुमेन लोगों ने पेड़ों को जकड़ लिया, और उस मूवमेंट का नाम था एपिको मूवमेंट, ताकि जो लकड़ी काटने आए थे वो लकड़ी ना काट पाए। ठीक है, देखो पेड़ों को चिपक जाते थे। एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्लास पॉल्यूशन बोर्ड बना कब? 1974 में। ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 में। इसका मेन काम क्या था? टू प्रमोट cleanliness of streams and wells in different area and states by prevention of water pollution, to improve the quality of air and control air pollution. They organize through mass media comprehensive program towards the prevention, control and reduction in air and water pollution. Collect and publish the technical and statistical data.
relating to air and water pollution and the measurement of its effective prevention, control and reduction। कुल मिला के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है एयर और वाटर पॉल्यूशन को किसी भी तरीके से कंट्रोल करना, लोगों तक क्लास इंफॉर्मेशन पहुंचाना डेटा लेके कि भाई कितना जरूरी है ये फोर्थ पॉइंट है। मास मीडिया के थ्रू क्लास लोगों को जागरूक करना, क्वालिटी ऑफ एयर और इम्प्रूव करना, स्ट्रीम्स को क्लीन करना है ना, रिवर्स को क्लीन करना, ये सारे के सारे फंक्शन है इसके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। आज की नीड जो है उसे पूरा करेंगे लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड को क्लास खतरे में नहीं डालेंगे। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम क्या है? प्रिवेंट फर्दर डैमेज, हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को डैमेज नहीं करेंगे। हम क्यों दूसरे ग्रह पे जाना चाहते हैं? हमारा पृथ्वी इतना अच्छा है, हम इसको क्यों पॉल्यूट कर रहे हैं? अगर हम इसको पॉल्यूट ना करें, पेड़ एक जगह काटे तो दूसरी जगह पेड़ लगाएं भी, तो ऑब्वियसली क्लास नुकसान नहीं होगा अर्थ को, और हम जीवित भी रह पाएंगे और हमारा जो पृथ्वी है वो भी जीवित रहेगा। द कंजर्व एंड नर्चर द बायोडाइवर्सिटी, हर एक प्रजाति की इज्जत होनी चाहिए, मतलब हर एक प्रजाति का हक है इस पृथ्वी पर रहना क्लास, तो हमें उनको जरूर रखना है, इकोसिस्टम को अफेक्ट नहीं करना है। स्ट्रैटेजीज क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? पहली स्ट्रैटेजी क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज करें। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब सनलाइट हो गया, विंड पावर हो गया, ये सब नॉन कन्वेंशनल है। कन्वेंशन के अंदर आएगा कोयला, पेट्रोल, लकड़ियां, वो सब कन्वेंशनल है। नॉन कन्वेंशनल मतलब जो एनर्जी विंड, टाइड, सन, जियोथर्मल, हीट, बायोमास, इन सब से जो बनाई जाती है एनर्जी, है ना, जो कभी खत्म नहीं होगी, ना ही जिससे क्लास एनवायरनमेंट पॉल्यूट होगा, इसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी और विंड पावर तो आपने देखा ही होगा। अगला एक क्लास क्लीनर फ्यूल का यूज करें, सीएनजी यूज करें, एलपीजी यूज करें, गोबर गैस यूज करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, जो मिनी हाइडल प्लांट लगाए जाते हैं पहाड़ों में, ताकि क्लास जो पहाड़ों की लोकल नीड्स है बिजली की वो पूरी हो सके, क्योंकि ट्रांसमिशन टावर वगैरह लगाना ना पहाड़ों पे बड़ा मुश्किल होता है, फ्लैट सरफेस नहीं होता ना, तो मिनी हाइडल प्लांट लगाएं, विंड पावर लगाएं, इस तरीके से क्लास जो विंड पावर है वो लगाएं। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, लोगों की जो पुरानी नॉलेज प्रैक्टिसेस है ना वो यूज़ करें, उससे जैसे आप लड़कियां बहुत सारा मेकअप का सामान यूज़ करती हैं, तो वो नेचुरल तरीके से क्लास अगर वो करें ना, उसको ब्यूटी प्रोडक्ट नेचुरल वाला यूज़ करें, तो उससे इन्वायरमेंट जो है पॉल्यूट नहीं होगा क्लास, उनकी हेल्थ, उनका जो फेस है वो भी अच्छा रहेगा, उनकी स्किन भी अच्छी रहेगी। कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको बचा के रखना चाहिए। वैसे ऐसा नहीं कि यूज़ ना करें, मतलब जैसे प्योर वाटर तो कई जगह मिलता ही नहीं है, पानी खत्म हो जाएगा, हवा तो हमने खराब कर ही दी है, पानी भी ऑलमोस्ट हमने खराब ही कर दिया है, हर जगह फिल्टर का पानी आप लोग यूज़ करते हो, आरओ लगाते हो, तो हमें इन सबको प्रमोट, मतलब इनको बचा के रखना है, खत्म नहीं करना। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना, सब लोग गाड़ी लेके निकलेंगे तो पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। चैप्टर नंबर 9 में कुछ डेटा है जो मैं क्लास बता रहा हूँ, ध्यान समझना। सबसे पहला, सरकार ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब लेके आई क्लास? 1974 में, एयर और वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब है? 1986, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद। इंडिया ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ध्यान रखना क्लास, जब ओजोन होल हो गया था तो क्लास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन कराया था क्लास लंदन में, जिसने क्लास बोला था बैन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और इंडिया ने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे साइन कर रखा है, जिसको 2030 तक अचीव करना है, ठीक है, 2030 तक। तो कब वो 1992 में क्लास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने? 17, किसके द्वारा दिए गए? यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जिसे क्लास हमें 2030 तक अचीव करना है। कॉम्प्रेस नेचुरल गैस सीएनजी की फुल फॉर्म है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी की फुल फॉर्म है। फादर ऑफ चिपको मूवमेंट कौन थे क्लास? सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तराखंड में क्लास, विलेज मंडल, अलकनंदा वैली में, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू मिथाइल आइसोनाइड गैस, ये गैस थी 2 से 3 दिसंबर 1984। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, और मेजर सोर्स है CO2 का, ये ग्लोबल वार्मिंग होती है इससे, ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। और ओजोन डिप्लीशन किसकी वजह से हुआ था? कूलिंग सब्सटेंसेस लाइक फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेट्रा। कूलिंग सब्सटेंसेस तो पता है क्लास आपको, रेफ्रिजरेटर, एसी, साथ में फायर एक्सटिंग्विशर भी है। और वो किसकी वजह से हुआ था? क्लोरीन और ब्रोमीन का मिक्सचर। क्लोरीन ब्रोमीन का मिक्सचर क्या होता है क्लास? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके। कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, तो ये आखिरी चैप्टर है, ध्यान से अच्छे से समझना इसको, एक एक करके पॉइंट्स इसके अंदर। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। इंडिया के बारे में पढ़ चुके हैं, चाइना और पाकिस्तान के बारे में पढ़ना है, तीनों का क्लास कंपैरिजन देखना है। अगर मैं क्लास चाइना की बात करूं, कुछ इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स की क्लास फुल फॉर्म आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। सार्क हो गया, ठीक है, G20 ग्रुप ऑफ 20 हो गया, एशियान ASEAN, सार्क हो गया, एशियान हो गया, ब्रिक्स नेशन हो गया। इन तीनों का
आप मुझे बताओ क्लास कमेंट सेक्शन में एक एक करके फुल फॉर्म क्या। ब्रिक्स नेशन के अंदर कौन कौन आते हैं? BRICS, सार्क हो गया और एशियान हो गया, इन तीनों का आपने बताना। इकोनॉमिक ग्रुपिंग से ये जो कंट्री ग्रुप बना लेते कि यार हम लोग ग्रुप है, हम अपने तरीके से डेवलप करेंगे। चाइना ऑफिशियली पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना क्लास ईस्ट एशिया कंट्री, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है 2017 के डेटा के अकॉर्डिंग, और उसी का डेटा आपको लिखना है। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया है, और 1949 फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को ये क्लास क्या हुआ? इंडिपेंडेंट हुआ। और 70% लोग यहाँ पे चाइनीज भाषा बोलते हैं। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है क्लास? मैंड्रिन, यानी चाइनीज भाषा। अब ये डेट इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर किसी चैप्टर में डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो ये चैप्टर है। इसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना में 5 पॉइंट है जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। सबसे पहला GLF, जैसे ही माओ जेडोंग आए उन्होंने क्लास पहला कैंपेन चलाया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। इस कैंपेन में इन्होंने क्या किया? चाइनीज इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने के बारे में सोचा। कीवर्ड याद रखना, चाइनीज इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने में सोचा। ट्रांसफॉर्म किया एग्रीन इकोनॉमी इनटू अ मॉडर्न इकोनॉमी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन्होंने 2 काम करे। बोला सब लोग मिलजुल के खेती बाड़ी करो, अलग अलग खेतों में काम मत करो। सारे जमीन के राइट चाइना में सरकार के पास है, आपको बस खेती बाड़ी करनी है, जमीन लेकिन सरकार की ही रहेगी। सब लोग मिलकर खेती बाड़ी करो, उसको बोला कलेक्टिवाइजेशन। सब लोग कलेक्टिवली खेती बाड़ी करो। कम्यून्स बना दिया, अलग अलग ग्रुप बना दिया कि भाई ये 1000 लोगों ग्रुप है, आप सब लोग यहाँ खेती बाड़ी करोगे। और एग्रीकल्चर को क्लास धीरे धीरे मॉडर्न एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किया, और सबको बोला गया हर कोई अपने कारखाने लगाओ घर पे, अपने बैकयार्ड्स में, बाड़ी में, है ना, आंगन में अपने कारखाने लगाओ, छोटे छोटे कारखाने, स्टील के कारखाने। ये सरकार ने बोला। 1958 में 26,000 कम्यून बने जो ऑलमोस्ट फार्म पॉपुलेशन कवर कर रहे थे। GLF कैंपेन ने क्लास बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, 3 से 5 करोड़ लोगों की लगभग डेथ हो गई ड्यू टू स्टारवेशन, ड्यू टू लैक ऑफ फूड। क्योंकि इन्होंने क्लास एक पेस्ट, इन्होंने जो बुरैया होती है ना, बुरैया बोलते हैं, गुरैया बोलते हैं, पता नहीं, स्पैरो है ना, चिड़िया जो होती है ना, गुरैया बोलते हैं, गुरैया, हाँ। तो उसको मारना चालू कर दिया क्योंकि वो फसल जो है वो खराब कर देती थी, तो उनको मारना चालू किया, वो मर गए। तो जो ग्रास होपर है उनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने पूरा का पूरा फसल ही गायब कर दिया। जितने भी ग्रास होपर थे वो एक साथ आते थे, झुंड बना के, उनकी तादाद बढ़ गई क्योंकि स्पैरो तो रहे नहीं उन्हें खाने के लिए, तो उनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि वो पूरी फसल चर देते थे। खाने की इतनी कमी हुई, अनाज की इतनी कमी हुई कि लोगों की जान जाने लगी भुखमरी से। दूसरा क्लास इन्होंने एक रेवोल्यूशन चलाया, कल्चरल रेवोल्यूशन। इस सिचुएशन में क्लास इन्होंने एक रेड बुक लॉन्च करी और उसमें अपनी विचारधारा लिखी रेड बुक के अंदर, और लोग इनको बहुत फॉलो करते थे। इनके लिए लड़ने, मारने, पीटने के लिए क्लास ये तैयार हो जाते थे। उस टाइम पे रशिया ने अपने बहुत सारे क्लास प्रोफेशनल्स को भेज रखा था चाइना के अंदर, चाइना के डेवलपमेंट के लिए। फिर जब रशिया की सरकार चेंज हुई तो उन्होंने भी क्लास अपने प्रोफेशनल्स को निकाल लिए देश के अंदर से। तो ये बेसिकली बातें बोल रहा हूँ, ये इससे पहचानोगे तुम कि कल्चरल रेवोल्यूशन की बात हो रही है। 1966 में माओ इंट्रोड्यूस द ग्रेट proletarian cultural revolution. Its main aim was to weed out, ठीक है, weed out the people who opposed the communist ideology, under which students and professionals were sent to work and learn from the countryside. ये ध्यान रखना, students and professionals जो है उनको भेजा जाता था countryside से सीखने के लिए। However, when Russia had conflict with China, it withdrew its professionals who had earlier been sent to China to help in the process of industrialization. दूसरा है कल्चर। तीसरा है क्लास रिफॉर्म्स लेके आए। 1978 में क्लास चाइना रिफॉर्म्स लेके आता है। इनिशियल फेज में रिफॉर्म्स को एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में लगाया जाता है, और फिर बाद में क्लास कम्युनल जो एक साथ जमीन ली थी ना, बेसिकली जब रिफॉर्म्स आया ना 1978, तब तक डेथ हो चुकी थी माओ जेडोंग की। माओ जेडोंग नहीं लाना चाहते थे रिफॉर्म्स, लेकिन माओ जेडोंग की डेथ के बाद, माओस की डेथ के बाद रिफॉर्म्स आया, और एग्रीकल्चर जो लैंड था ना उसको डिवाइड कर दिया स्मॉल प्लॉट्स में, जो लोगों को अलॉट कर दिया गया सिर्फ यूज करने के लिए, ओनरशिप नहीं दी। सारी इनकम आप रखो, खेत से कमा के आपकी जमीन आप अपनी तरह यूज करो, लेकिन हमें टैक्सेस भी पे करते रहो। तो सबसे पहला उन्होंने क्या किया, रिफॉर्म्स को एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में लागू किया। फिर लेटर फेज में रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। प्राइवेट सेक्टर फर्म, टाउनशिप, विलेज एंटरप्राइज, इन सबको क्लास अलाउ किया गया गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और साथ में कंपटीशन भी इनसे किया जाने लगा। चौथा पॉइंट है डुअल प्राइसिंग। 2 प्राइस रखा, जो चीज नेसेसरी थी उनका प्राइस सरकार फिक्स करेगी, और जो चीज क्लास नॉर्मल गुड्स होता है, लग्जरियस गुड्स, उसका प्राइस जो है वो मार्केट में होने वाली डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग फिक्स किया जाएगा। एसईजेड बनाए गए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर। एसईजेड्स वर सेटअप इन चाइना, चाइना में ऐसी, ये 5 पॉइंट है क्लास चाइना के। नेक्स्ट क्लास पाकिस्तान।
अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान साउथ एशिया के अंदर है, सब एशियन कंट्री है तीनों ही। वर्ल्ड फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ 212.7 मिलियन पीपल, गेन इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 1947। इन 1971 अ सिविल वॉर इन ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। एक सिविल वॉर छिड़ा ईस्ट पाकिस्तान में और बांग्लादेश अलग हो गया, इंडिया ने काफी हेल्प की उसमें। और 34th लार्जेस्ट कंट्री है हिस्ट्री एंड इसकी जो हिस्ट्री है ना, वो कैरेक्टराइज है बाई पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री रूल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जहां पे ये चीज है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री रूल, बेसिकली मिलिट्री रूल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कर्जा बहुत ज्यादा, तो पाकिस्तान की बात चल रही है। सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है क्लास, जहां पे उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है क्लास, सॉरी उर्दू क्लास नेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, सेकंड नंबर पे पाकिस्तान। पाकिस्तान इकोनॉमी की बात करें, पहला इंडिया की तरह मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है। इंपोर्टेंस टू रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, अर्ली 1970 में सरकार सारा काम करती थी क्लास, ठीक है। और इंपोर्टेंस ऑफ रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर क्लास लेट 1970 मतलब खत्म हो, जब 1970s खत्म हो रहा था 1980 के आसपास, तब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होने लगा। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, चीज़ों को नेशनलाइजेशन किया था 1970 में, बाद में चीज़ों का डीनेशनलाइजेशन कर दिया। डीनेशनलाइजेशन मतलब एक तरीके से समझ लो आप प्राइवेटाइजेशन, चीज़ों को, सरकारी कंपनियों को प्राइवेट के हवाले किया जाने लगा। हर देश ने यही किया है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, सब ने यही किया है। पहले चीज़ों को अपने हाथ में रखा, फिर धीरे धीरे बाद में उसे क्लास प्राइवेट के हवाले कर दिया। 1971 में पहले ये पाकिस्तान एक ही था, ये दोनों मिलाकर पाकिस्तान था। बाद में क्लास ये ईस्ट पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बना, इन्होंने इस पर अटैक किया, बहुत मुजीबुर रहमान के ऊपर बहुत अत्याचार किया। यहाँ पे क्लास 3 लाख से 30 लाख लोगों की जान चली गई, 4 लाख महिलाओं का रेप किया, उनके सामने उनके बच्चों को मार देते थे। ये सारी प्रॉब्लम की वजह से लगभग 1 करोड़ लोग इंडिया में घुस आए यहाँ से, जिसकी वजह से क्लास हुआ क्या, फिर सोनिया गांधी बीच में आई, फिर क्लास इन्होंने आज़ादी दिलाई, क्लास इसको अलग से एक नेशन बनाया बांग्लादेश। फाइनेंशियल सपोर्ट 1970s के टाइम पे क्लास ये लोग बहुत ज़्यादा उधार ले रहे थे, अलग अलग इन्होंने क्लास वर्ल्ड बैंक से, आसपास के नेशन से, अपने इमिग्रेंट्स जो पाकिस्तानी लोग अलग अलग जगह रह रहे थे, इन सबसे बहुत हेल्प इन्होंने लिया है, ठीक है। और दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन, इन्होंने भी क्लास पाकिस्तान का ना, ये एग्रीकल्चर थोड़ा अच्छा है, तो अगर बारिश अच्छी हुई, मौसम अच्छा रहा, क्लाइमेट ने सपोर्ट किया, तो खेती बाड़ी अच्छे से हो रही थी वहाँ पे, एक चीज़ बेस्ट थी वहाँ पे, खेती बाड़ी। तो ये क्लास ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, ये 5 पॉइंट पाकिस्तान के थे। अगर मैं कंपैरेटिव स्टडी की बात करूं तीनों के बीच में, तो तीनों का जो पॉपुलेशन है, इंडिया का 1352 मिलियंस, इसका 1393, पाकिस्तान का 212। एनुअल ग्रोथ रेट में सबसे आगे जो है वो क्लास पाकिस्तान है, सबसे कम क्या है क्लास चाइना। चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी, जिसको 2015 में 1979 में लाया गया, 2015 में इसको बंद कर दिया गया, वो फेलियर ही माना गया, उसको बंद कर दिया गया क्योंकि सेक्स रेट जो, सेक्स रेशियो जो बिगड़ गया था। तो एनुअल ग्रोथ रेट सबसे कम जो है वो चाइना का है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का। भीड़ सबसे ज़्यादा जो है वो इंडिया में 455 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, चाइना में क्लास सिर्फ 148, पाकिस्तान में 275। सेक्स रेशियो सबसे खराब इंडिया का 924 फीमेल है 1000 मेल पे, जबकि चाइना में 949 है और पाकिस्तान में 943। फर्टिलिटी रेट, एक महिला एवरेज कितने बच्चे पैदा करती है, 2.2 इंडिया में, यहाँ बहुत कम है, चाइना में 1.7, जबकि पाकिस्तान में 3.766, सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं पाकिस्तान में। अर्बनाइजेशन का एरिया देखें, सबसे टॉप कौन है क्लास इसके अंदर, सबसे टॉप चाइना है, 59% एरिया अर्बनाइज है, और सबसे खराब इंडिया है, 34% एरिया अर्बनाइज है, और पाकिस्तान का भी उसके आसपास है पर थोड़ा ज़्यादा है। परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेसिंग पावर पैरिटी मतलब क्या है, 100 रुपए में जो आप यहाँ चीजें खरीद रहे हो, उसी चीज को खरीदने में अमेरिका में कितने रुपए चाहिए। तो ये जितने रुपए यहाँ पे चाहिए, यहाँ बर्गर में खरीद रहे हो मान लो 50 रुपए का, अमेरिका में $2, तो 25:1 जो हो गया, इसको बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। जहाँ पे 2 कंट्री अपनी करेंसी का कंपैरिजन करती है, वो किस बेसिस पे करती है क्लास, परचेसिंग पावर पैरिटी पे। ये एक्चुअल एक्सचेंज रेट से बिल्कुल अलग है। मान लो $1, $2 है, उसमें 1 पाउंड आता है, ये एक्चुअल एक्सचेंज रेट है। लेकिन अमेरिका में एक बर्गर, सेम बर्गर 3 रुपए 3.57 सेंट में मिलता है, और ये 2.29 में। तो इसके कंपेयर अगर हम करेंगे तो ये जो आएगा 1.56:1, इसको बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। तो परचेसिंग पावर पैरिटी बिल्कुल अलग है और एक्सचेंज रेट बिल्कुल अलग है, दोनों बिल्कुल अलग अलग कहानी है। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की बात करें, इंडिया में, इंडिया का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर 16% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि 43% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। इंडस्ट्री में 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्री सेक्टर जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि इंडिया में 25% कंट्रीब्यूट करता है। सर्विस सेक्टर की बात करें, कंट्रीब्यूशन टू जीवीए 54%, सर्विस सेक्टर जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया का। इंडिया का ही नहीं, हर कंट्री का सर्विस सेक्टर जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, बट सबसे ज्यादा लोग जो काम करते हैं क्लास इंडिया में वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं।
32% लोग एंगेज है सर्विस सेक्टर में, बट जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है 54%। चाइना में 7%। चाइना का जो क्लाइमेट कंडीशन है ना, एक्सप्लेन नहीं करना, बस समझ के चलना है, ज्यादा कम, वो भी नंबर नहीं, ज्यादा कम। 7% लोग जो है वो 7% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है प्राइमरी सेक्टर, काम करते हैं 26% लोग। 41% सेकेंडरी सेक्टर में कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, काम करते हैं 28%। 52% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है सर्विस सेक्टर, काम करते हैं 46%। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, देखो इंडिया से भी ज्यादा 24%। तो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में किसका है अमंग दी 3 नेशन? पाकिस्तान। जबकि सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा किसका है? वो भी पाकिस्तान का है। और इंडस्ट्री में सबसे खराब किसका है? वो भी पाकिस्तान का है, ठीक है। और काम करते 41% लोग। 19% जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूशन है, काम करते हैं 24% लोग। और सर्विस सेक्टर में 57 काम करते हैं 35% लोग। तो ये डेटा थोड़ा सा ध्यान रखना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अलग अलग मेजर्स पे क्लास देखा जाता है कि ओवरऑल कौन सी कंट्री अच्छी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन कौन से मेजर्स पे देखता है? मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीएनआई, इन सब के बेसिस पे। और ये नंबरिंग देता है 0 से 1, 0 सबसे घटिया, 1 सबसे अच्छा। सबसे अच्छा है नॉर्वे का 0.947। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग की बात करें, पाकिस्तान की रैंक सबसे खराब है और चाइना की सबसे अच्छी, इंडिया की मॉडरेट है। उसके अलावा अगर रैंकिंग की बात की जाए, चाइना सबसे अच्छा 87th रैंक है, उससे थोड़ा सा खराब इंडिया का है, सबसे खराब पाकिस्तान का है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69.7 ईयर्स इंडिया में है, जबकि चाइना की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर है, पाकिस्तान का इंडिया के आसपास ही है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 6.5 है, 8.1, 5.2, यानी कि एजुकेशन सिस्टम भी क्लास चाइना का अच्छा है, मेडिकल सिस्टम भी अच्छा है। ग्रॉस नेशनल इनकम पर पर्सन $6681 है, जबकि जो जीएनआई पर पर्सन, चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा होते हुए भी 16,000, लगभग 2.5 गुना ज़्यादा है इंडिया से, और पाकिस्तान का और ख़राब। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो लगभग 29-30 बच्चे इंडिया में मर जाते हैं, चाइना में जस्ट 7.4 है। तो मेडिकल कंडीशन कितनी अच्छी है इनकी, पाकिस्तान की और ख़राब है, वर्स्ट है 57। मेटरनल मॉर्टलिटी रेट, 1 लाख महिलाएं अगर बच्चे पैदा कर रही तो 133 महिलाओं की बच्चे पैदा करते वक्त जान चली जाती है। तो आपको दुनिया में लाने के लिए क्लास सोचो कई लोगों की जान चली जाती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। महिलाओं की जो मतलब माता रहती है वो उनकी जान चली जाती है। बड़े नंबर क्लास चाइना में बहुत कम है, पाकिस्तान में और ज़्यादा है। ज़्यादा कम का ध्यान रखना, भले ही नंबर ना याद रखो। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास लिबर्टी इंडिकेटर। कैसे? दीज आर दोज इंडिकेटर विच आर रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ सिविल पॉलिटिकल फ्रीडम टू इंडिविजुअल इन अ कंट्री। किसी भी इंडिविजुअल को जो कंट्री के अंदर पॉलिटिकल सिविल फ्रीडम मिल रहे हैं ना, उसको बोलते हैं लिबर्टी इंडिकेटर। एग्जांपल है एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, सोशल पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, आपका वोटिंग राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन कितना मिल रहा है क्लास, जुडिशरी आपको कैसे प्रोटेक्ट कर रही है, रूल ऑफ लॉ क्या है कंट्री में, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है लिबर्टी इंडिकेटर के बिना अधूरा है, ध्यान रखना। कंक्लूजन, इंडिया चाइना पाकिस्तान ट्रैवल करती है मोर देन 50 ईयर्स। 1970 तक सब बराबर थे, 1970 के बाद इंडिया मॉडरेट पे रह गया, चाइना ऊपर चला गया, पाकिस्तान नीचे रह गया। इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म मॉडरेटली, है ना, लेकिन अभी भी इंडिया में क्लास ज़्यादातर लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, लगभग 20-22% लोग एग्रीकल्चर करते हैं ज़्यादातर लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी मैनी पार्ट में इंडिया के कई सारी जगह बहुत कम है। लिविंग स्टैंडर्ड जो है, इट इज़ येट टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ मोर दैन 1/4 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, जो क्लास गरीबी रेखा से नीचे है। तो बता दिया मैंने आपको। पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस है, फॉरेन एड अलॉन्ग विद वोलेटाइल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर आर द रीजन फॉर स्लो डाउन ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी। ध्यान रखना, एग्रीकल्चर का जो परफॉर्मेंस है ना वो वोलाटाइल है, फसल अच्छी हुई तो सब अच्छा हुआ, फसल खराब तो सब खराब। In recent past, it is hoping to improve the situation of maintaining high rate of GDP growth. Many macroeconomic indicator में क्लास पाकिस्तान अब काफी तरक्की कर रहा है, बट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डेट डिप्लोमेसी, चाइना की जो पॉलिसी उधार दो कब्जा करो, ये सारे प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्लास पाकिस्तान को धकेल रहे हैं। चाइना में पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो इन द लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम इट्स इम्प्लीकेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। चाइना में क्लास ह्यूमन राइट एक मेजर कंसर्न है। आप सरकार के खिलाफ देखो कुछ बोल नहीं सकते, आपको गायब करवा देंगे वो। हाउएवर इन लास्ट 3 डेकेड्स धीरे धीरे चाइना ये मार्केट सिस्टम को फॉलो कर रहा है। पहले चाइना एक सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, लेकिन धीरे धीरे मार्केट सिस्टम को फॉलो कर रहा है चाइना। और लैंड की ओनरशिप रखता है, लेकिन क्लास ओनरशिप लैंड की अपने पास रखता है, अलाउ करता है कि आप खेतीबाड़ी करो, लेकिन ओनरशिप अपने हाथ में, ताकि कल को कोई भी जरूरत पड़े ना वो लैंड लोगों से ले सके। पब्लिक इंटरवेंशन इन प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉड पॉजिटिव रिजल्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। लोगों का भला चाइना करती है, इसीलिए क्लास चाइना में कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम कम है चाइना के पास। चैप्टर नंबर 10 के डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आखिरी चैप्टर का डेटा है, तो बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की बात करें, एक दिन पहले 14 अगस्त 1947, इंडिया का पता है 15 अगस्त हो गया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949, ठीक है, 1 अक्टूबर 1949। और ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है
है ना। पहला पंचवर्षीय ना इंडिया का है 1951, चाइना का है 1953, पाकिस्तान का है 1956। एचडीआई की रैंकिंग की बात करें, इंडिया का है 130, नंबर 130 है रैंकिंग में, और पॉइंट्स 0.645 वैल्यू है। चाइना का 87 नंबर है, 0.761। पाकिस्तान का 154, 0.557। हाईली डेंस कंट्री जो है क्लास वो इंडिया है। इंडिया का सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे ज़्यादा है, इवन सबका ही, और सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स जो है एग्रीकल्चर में। फर्टिलिटी रेट तीनों कंट्री में सबसे ज़्यादा किसकी क्लास? पाकिस्तान की। जीएलएफ कैंपेन कब आया था क्लास? 1958 में, चाइना की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने के लिए। और ग्रेट प्रोडल कल्चरल रेवोल्यूशन 1965, बेसिकली 1966 से 76 तक चला था। स्टार्ट 1965 में हो गया था। अगर आप इसको 66 भी लिखते हो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 1966 ही लिख लो, ठीक है। जहाँ पे स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स को भेजा गया था क्लास लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कब हुआ? अर्ली 1970, चाइना की, पाकिस्तान की बात है। सिविल वॉर जो छिड़ा क्लास 1971 में छिड़ा, जहाँ पाकिस्तान क्लास बांग्लादेश अलग हो जाता है पाकिस्तान से। रिफॉर्म्स तीनों कंट्री में कब आए? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1978 चाइना में, 10 साल बाद क्लास पाकिस्तान में। इंडिया का आपको याद होगा 1991। वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में आया, और वन चाइल्ड पॉलिसी एंड कब हुआ? 2015 के अंदर, राइट। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कॉर्पोरेशन, इसमें इंडिया पार्ट है, सार्क नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियान, ठीक है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक, यूएसएसआर, जिसको आज रशिया बोलते हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये है ब्रिक्स नेशन, ठीक है। G20 ग्रुप ऑफ 20 होता है, G7 ग्रुप ऑफ 7, G6 ग्रुप ऑफ 6। वर्ल्ड वॉर 1 कब छिड़ा? ये तो क्लास डेटा ना याद करो तब भी चलेगा, लेकिन 1914 से 1918 तक चला। वर्ल्ड वॉर 2 चला 1939 से 1945, और कोल्ड वॉर सबसे लंबा वॉर चला था, जहां पे रशिया और यूएस के बीच में, 1947 से 1991 तक। ये सारा का सारा डेटा, कंप्लीट डेटा से क्लास एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो बहुत अच्छे से क्लास इनकी प्रैक्टिस करके जाना। सारे के सारे क्वेश्चंस की एसपीसीसी ऐप पे मॉक्स दे रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आपको सारा का सारा डेटा करा दिया, पूरे के पूरे सिलेबस का कंप्लीट रिवीजन भी आपका हो गया, एवरीथिंग इज डन। तो बस मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और अच्छे से क्लास पूरा का पूरा पेपर जरूर करके आना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।